Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स. जानेंगे हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में. एपी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज्ड द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर 2020-21 fourth edition since 2017 an index for evidence based analysis of the school education system. जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उन्होंने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए 2020-21 का, जो कि चौथा एडिशन है 2017 के बाद से. ये जो इंडेक्स है वो एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम का. इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, Unified District Information System for Education Plus for 2021-22 on school education in India is released by Ministry of Education. 2021-22 edition has added new indicator, digital library, peer learning, hard spot identification, number of books available in the school library, etc. तो जो आपका यूडाइस प्लस है 2021-22 का स्कूल एजुकेशन इन इंडिया के लिए, इसको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा. इसमें ऐड किया गया है नए इंडिकेटर को, जिसमें आपका डिजिटल लाइब्रेरी, पीयर लर्निंग, हार्ड स्पॉट इन आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी एक्सेट्रा, इन सबको जोड़ा गया है. As per the report, the total number of students enrolled has increased about 25.5 crore in 2020-21. Gross enrollment ratio is higher. Secondary increase from 54% in 2021-22 to 58%. गर्ल्स टॉयलेट इंक्रीज, ड्रिंकिंग वाटर सब में इंक्रीज देखा गया. यूडाइस इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल एजुकेशन इनिशिएटेड इन 2012-13 इंटीग्रेटिंग डाइस फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन. और जो यूडाइस है आपका, ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन को लेके, जिसको इनिशिएट किया गया था 2012-13 में. ये इंटीग्रेट करता है डाइस फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को. ये आप देख सकते हैं जो टॉप 5 अचीवर है पीजीआई 2020-21 में जो रैंकिंग है, तो उसमें केरला है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है. 3 स्टेट का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडाइजेनस आर्ट फॉर्म. तो हम जानेंगे इंडाइजेनस आर्ट फॉर्म के बारे में. 24 artists have attempted to draw attention to the severity of climate change at a time when experts are preparing for COP27 in Egypt. तो 24 आर्टिस्ट है, वो कोशिश कर रहे हैं अटेंशन खींचने का, जो सिवियरिटी है क्लाइमेट चेंज का देखते हुए इसको लेके. तो कुछ जो आर्ट फॉर्म है जिसको ड्रॉन किया गया था वो क्या है उसको हम समझते हैं. बाडादेव, a rival deity of Gond Paridan tribes, he is believed to reside in the Saja tree. The Gond are a Dravidian ethno-linguistic group and are one of the largest tribal group in India. जो बड़ा देव है, ये एक रिवल डीटी है गोंड प्रधान ट्राइब्स के लिए. ये माना जाता है कि ये रिसाइड करते हैं सजा ट्री पे. जो गोंड है वो ड्रेविडियन इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप में आते हैं. वारली पेंटिंग. Warli painting is a type of tribal art that is predominantly done by tribal people from Maharashtra North Sahyadri range. This tribal art originated in Maharashtra and is still practiced today. जो वार्ली पेंटिंग है, ये एक टाइप है ट्राइबल आर्ट का, जो कि प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म किया जाता है ट्राइबल पीपल के द्वारा महाराष्ट्र के नॉर्थ सह्याद्री रेंज पे. ये जो ट्राइबल आर्ट है, इसका ओरिजिनेशन हुआ था महाराष्ट्र पे और ये आज भी प्रैक्टिस किया जाता है वहां पे. मधुबनी पेंटिंग. It is a well-known form of art famous in the state of Bihar in India. This exceptional art form have 5 different styles: Bharni, Kachni, Tantric, Godna, Kobar with distinctive feature. जो मधुबनी पेंटिंग है, ये एक वेल नोन फॉर्म है आर्ट का, जो कि फेमस है स्टेट में बिहार के. ये एक्सेप्शनल आर्ट फॉर्म का 5 अलग अलग स्टाइल है. कौन कौन सा स्टाइल है? भारनी, काचनी, तांत्रिक, गोडना और कोबर, अलग अलग डिस्टिंक्टिव फीचर के साथ. माता निपेचरी. माता निपेचरी literary meaning behind the mother goddess. The painting is mainly done by the nomadic Wagari community of Gujarat. जो माता निपेचरी है, इसका लिटररी मीनिंग होता है बिहाइंड द मदर गॉडेस. इस पेंटिंग को मेनली किया जाता है जो नोमैडिक वागेरी कम्युनिटी है गुजरात के, उनके द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू सेफ्टी टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. जो नया सेफ्टी टेस्ट की बात कही गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, इसको हम समझेंगे. Electric vehicle receiving subsidy under government scheme such as PLI for automobile, advanced chemistry cell and under FAME 2 will have to mandatorily undergo safety test from April 2023 as per the announcement by the Ministry of Heavy Industry. तो जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको कि सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, जैसे कि PLI फॉर ऑटोमोबाइल, एडवांस केमिस्ट्री सेल अंडर फेम 2 के, उनको मैंडेटरली सेफ्टी टेस्ट कराना होगा अप्रैल 2023 के बाद. द टेस्ट इंक्लूड बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेल लेवल टेस्ट. और ये जो टेस्ट होगा वो इंक्लूड करेगा बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सेल लेवल टेस्ट को.
Currently, India has no centralized testing facility and manufacturers themselves benchmark safety. Ministry of Road Transport has previously released safety requirement for electric vehicle battery under Central Motor Vehicle Rule 1989. अभी प्रेजेंटली क्या है, इंडिया में कोई भी सेंट्रलाइज टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो खुद ही बेंचमार्क सेफ्टी को निर्धारित करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने प्रीवियसली रिलीज किया है सेफ्टी रिक्वायरमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं जो फेम इंडिया स्कीम है, तो ये न्यूज में क्यों था, तो गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अनाउंस किया है रिवाइज फेम 2 सब्सिडी को, जो कि प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज को कंट्री पे। ये फेम है क्या, तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा, ताकि बूस्ट दिया जा सके डेवलपमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो फेम इंडिया पार्ट है आपका नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का। सब्सिडी जो है उसको क्लेम किया जा सकता है 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक बसेस के लिए इस स्कीम के अंतर्गत। इंप्लीमेंटिंग वेज की अगर हम बात करें तो स्टेब्लिश किया जाएगा चार्जिंग स्टेशन को, इंसेंटिवाइज किया जाएगा बायर्स को, पब्लिसाइज किया जाएगा जो बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। बेनिफिट इसका क्या होगा, डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, इसके कारण जो डिमांड होगा पेट्रोल और डीजल का वो रिड्यूस होगा। क्रिएट न्यू जॉब इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके कारण क्रिएशन होगा नया जॉब का ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, और ये रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन इंड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम को भी। ये सारे बेनिफिट है इसके। ट्विन ट्रांजिशन, हम जानेंगे ट्विन ट्रांजिशन के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज हाईलाइटेड दिस वर्ड एज ए की टू सस्टेनेबल ग्रोथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाईलाइट किया है कि ये जो वर्ड है ये की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए है। अ ट्विन ट्रांजिशन बेसिकली मीन इंक्लूडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट विद द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल, एग्जाम्पल यूजिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी एंड एडॉप्टिंग ए सर्कुलर डेवलपमेंट मॉडल। जो ट्विन ट्रांजिशन है इसका बेसिकली मतलब होता है कि इंक्लूड किया जाए डिजिटल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल के साथ, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजिकल जो इंप्रूवमेंट हो वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल के साथ हो, यूज किया जाए जैसे कि कार्बन टेक्नोलॉजी का हो रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है एक सर्कुलर डेवलपमेंट मॉडल को, ये एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। Digitization has a key role to play in supporting sustainable growth during this decisive decade for action on climate change. Indeed, digital solution could reduce global emission by 20% according to World Economic Forum. जो डिजिटाइजेशन है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो कि ये प्ले करता है सपोर्ट करने में सस्टेनेबल ग्रोथ को, और डिसिसिव डिकेड भी है जहां पे एक्शन जो लिया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इस कारण जो डिजिटल सॉल्यूशन है वो रिड्यूस करेगा ग्लोबल एमिशन को 20% तक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है। By adopting a twin transition approach, leader can bring the digital and sustainability agenda together to future-proof their organization. और अडॉप्ट करके ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच को लीडर जो है वो ला सकते हैं डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को एक साथ फ्यूचर प्रूफ करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI। तो हम जानेंगे साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के बारे में। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, World Resource Institute, Worldwide Fund for Nature, and a global non-profit body CDP with aim of driving climate action in the private sector. ये पार्टनरशिप है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और ग्लोबल नॉन प्रॉफिट बॉडी CDP के बीच में। इसका मकसद है ड्राइव करना क्लाइमेट एक्शन को प्राइवेट सेक्टर के लिए। Organizations are encouraged to set net zero science-based target. SBTI is also the lead partner in the business ambition of the 1.5 degree campaign. और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो सेट करें नेट जीरो साइंस बेस्ड टारगेट को। जो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव है वो लीडिंग पार्टनर है जो बिजनेस एम्बिशन है 1.5 डिग्री कैंपेन का उसका। इससे रिलेटेड जो न्यूज था, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट एंड इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव टू हॉल्ट डिफॉरेस्टेशन हैज रिपोर्टेड दैट वर्ल्ड इज नॉट on track to stopping forest loss and degradation goal by 2030. The largest contributor to deforestation is Brazil in 2021. और जो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट है जो कि एक इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है जो कि रोकता है डिफॉरेस्टेशन को, इसने रिपोर्ट किया है कि जो वर्ल्ड है जो है वो ट्रैक पे नहीं है स्टॉप करने को लेकर फॉरेस्ट लॉस और डिग्रेडेशन गोल को 2030 तक। और जो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है डिफॉरेस्टेशन के पीछे वो ब्राजील है, वहां पे सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन देखा गया है 2021 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉर्दी गोल्ड नैनो पार्टिकल, कॉर AUNP। तो हम जानेंगे कॉर्दी गोल्ड नैनो पार्टिकल के बारे में। कॉर्दी गोल्ड नैनो पार्टिकल, द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय साइंटिस्ट फ्रॉम 4 इंडियन इंस्टीट्यूशन, हैव रिसेंटली रिसीव्ड एन इंटरनेशनल पेटेंट फ्रॉम जर्मनी। जो कॉर्दी गोल्ड नैनो पार्टिकल है जो कि रिजल्ट है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का, जो साइंटिस्ट है 4 इंडियन इंस्टीट्यूशन के, उनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल पेटेंट मिला है जर्मनी से। ये है क्या कॉर्दी गोल्ड नैनो पार्टिकल? दिस नैनो पार्टिकल आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉर्डिसाइट मिलिटरीज कॉल्ड सुपर मशरूम, ए हाई वैल्यू पैरासिटिक फंगस एंड गोल्ड सॉल्ट
यूनिक केमिकल कंपाउंड ऑफ गोल्ड जनरली यूज इन मेडिसिन। ये जो नैनो पार्टिकल है इसको डिराइव किया जाता है जो सिंथेसिस है आपका एक्सट्रैक्ट कॉर्डिसेप्स मिलिटेंस, जिसको कि हम सुपर मशरूम भी कहते हैं। ये एक हाई वैल्यू पैरासिटिक फंगस है और जो गोल्ड सॉल्ट जो कि आयोनिक केमिकल कंपाउंड है गोल्ड का, जनरली जिसका उपयोग होता है मेडिसिन पे। The collaborative study has validated Cordyceps militaris medicinal and nutritional properties. The nanoparticle could make drug delivery in the human body faster and more surer, and the penetration in the cell is more when the drug particle are smaller. और जो कोलैबोरेटिव स्टडी है ये वैलिडेट कर रहा है कि जो कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस मेडिसिनल और न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज है उसको ये जो नैनो पार्टिकल है वो ड्रग के डिलीवरी को ह्यूमन बॉडी में और ज्यादा तेज कर देता है और श्योरर कर देता है, क्योंकि जो पेनिट्रेशन होता है सेल पे जब ड्रग पार्टिकल स्मॉलर होता है वो अच्छे से हो पाता है। ये आप देख सकते हैं मशरूम के स्पीसीज को जो गोल्ड पार्टिकल के साथ बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइसेट 2 सैटेलाइट। तो हम जानेंगे राइसेट 2 सैटेलाइट के बारे में। रिसेंटली इसरो राइसेट 2 सैटेलाइट लॉन्च इन 2009 हैज मोड एन अनकंट्रोल्ड री एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। अभी हाल ही में जो इसरो का राइसेट 2 सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया गया था 2009 में, इसने अनकंट्रोल्ड री एंट्री किया अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। राइसेट 2 was launched by PSLV C12. The principal sensor of Raisat 2 was an X-band synthetic aperture radar from Israel Aerospace Industry. It is designed to monitor India's border and is a part of anti-infiltration and anti-terrorist operation. जो राइसेट 2 है इसको लॉन्च किया गया था PSLV C12 से। जो प्रिंसिपल सेंसर था राइसेट 2 का वो एक्स बैंड सिंथेटिक एपरेचर रडार था जो कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री का था। इसको डिजाइन किया गया था मॉनिटर करने के लिए इंडिया के बॉर्डर को, और ये पार्ट है आपका एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का। India's RISAT program is a series of India's radar imaging reconnaissance satellite built by ISRO. और इंडिया का जो राइसेट प्रोग्राम है ये एक सीरीज है इंडियन रडार इमेजिंग रिकॉन्सनेंस सैटेलाइट का, जिसको बिल्ड किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CRI, इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव विल एनहेंस कलेक्टिव रेसिलेंस टू रैंसमवेयर, डिस्टर्ब अटैक एंड काउंटर इलिसिट फाइनेंस सो एज टू अंडरपिन द रैंसमवेयर इकोसिस्टम। जो आपका इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है CRI, यह इनहेंस करेगा कलेक्टिव रेसिलेंस को, रैंसमवेयर, डिस्टर्ब अटैक और काउंटर इलिसिट फाइनेंस को, ताकि जो अंडरपिन कर रहा है रैंसमवेयर इकोसिस्टम को किया जा सके। रैंसमवेयर इज अ मैलवेयर डिजाइन टू डिनाई अ यूजर और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू फाइल ऑन देयर कंप्यूटर। रैंसमवेयर होता क्या है? तो रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो डिनाई करता है यूजर या ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करने से उनके फाइल को उनके कंप्यूटर पे। CRI will establish an international counter ransomware task force led by Australia to coordinate resilience, disruption and counter illicit finance activity. और जो CRI है वो इस्टेब्लिश करेंगे एक इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स को, जिसको लीड किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ताकि वो कोऑर्डिनेट करे रेसिलेंस, डिसरप्शन और काउंटर इलिसिट फाइनेंस एक्टिविटी को। India will establish a dedicated counter ransomware platform, Malware Course, to support, analyze, share and collaborate on counter ransomware activity. और इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश करेगा एक डेडिकेटेड काउंटर रैंसमवेयर प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है मालवेयर कोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है, ताकि सपोर्ट किया जा सके, एनालाइज किया जा सके, शेयर और कोलैबोरेट किया जा सके काउंटर रैंसमवेयर एक्टिविटी को। इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ 36 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। और ये ग्रुपिंग है 36 कंट्री का जिसमें भारत और यूरोपियन यूनियन भी है। किस तरीके से रैंसमवेयर काम करता है तो इसको हम समझते हैं। बैड गाय क्रिएट करते हैं रैंसमवेयर को खुद से या बाई या लीज में लेते हैं अदर साइबर क्रिमिनल से। साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं सोशल इंजीनियरिंग का ताकि वो गेन कर सके एक्सेस को हमारे नेटवर्क या सिस्टम पे। वो यूज करते हैं मालवेयर को डिजिटली इनक्रिप्ट करने में हमारे आईटी सिस्टम पे और जहां तक डाटा पॉसिबल होता है। अटैकर यूज करता है इनक्रिप्टेड सेंसिटिव डाटा को लिवरेज के तौर पर फोर्स करता है कि उनको इसके लिए रैंसम दिया जा सके। और कुछ केसेस में अटैकर जो है वो एक्सफिल्ट्रेट करते हैं हमारे डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे सिस्टम पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.